हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणों को परिवर्तित करते हैं, ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ पदार्थ में क्या होता है, उनके रासायनिक संगठन व गुणों में परिवर्तन आता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध का फटना, जंग लगना, परमाणु विस्फोट इत्यादि, ये सब एक प्रकार की अभिक्रिया हैं। जैसे दूध और नींबू को मिलाते हैं तो उससे दही का निर्माण होता है। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक क्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध है, उसमें हम क्या मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं और उससे दही का निर्माण होता है। तो दही एक प्रकार का नया पदार्थ का निर्माण हुआ। जैसे कि दही मतलब एक प्रकार की दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहते हैं कि हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर उसका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे डाइऑक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पर डाई गलत लिख दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक का स्पेलिंग मतलब आप लोग सही कर लीजिएगा, रासायनिक का स्पेलिंग। और हम जैसे कि मतलब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि दो अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये एक प्रकार का उत्पाद है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक हैं। दो अभिकारक होते हैं तो उनके बीच प्लस का निशान लगा देते हैं। अगर दो अभिकारक हुए तो उनके बीच हम किसका निशान लगाते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। ये शायद सबको ही पता होता है और बेसिक भी है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइनली पूछा जाने वाला सवाल है। आप इसको मतलब बहुत ही मतलब सिंपल है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य क्या लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा दिया जाता है। और उत्पाद को हम समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये एक प्रकार का अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक हैं। और जो मैग्नीशियम, यहाँ पर एरो का निशान होना चाहिए, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उत्पाद है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं और इसको हम दाईं तरफ लिखते हैं। अब देखते हैं कि हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम आते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो से अधिक या फिर दो होने चाहिए और उनसे मिलकर क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
अब हम आते हैं अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं। अपघटन अपक्रिया बहुत ही, जैसे कि संयोजन अपक्रिया है उसका सेम अपोजिट होता है अपघटन अपक्रिया। यानी कि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, यानी जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तथा वह अपक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जब कोई एक पदार्थ होता है उसे हम कोई एनर्जी देते हैं या कोई प्रभाव, बाहरी प्रभाव के कारण वो अपने अपघट में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को ही हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, जैसे कि ऊष्मा, सनलाइट की वजह से, सूर्य के प्रकाश से टूट जाता है और वह अपने दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर AgCl का एग्जाम्पल दिया गया है कि हम इसको अगर सनलाइट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag+Cl में क्या करता है, टूट जाता है। और फिर देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं। सूर्य का प्रकाश प्रवेश का आंसर है सूर्य का प्रकाश, इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश प्रवेश ना कर सके। यानी कि सिल्वर क्लोराइड को इसलिए हम काले रंग की बोतल में रखते हैं कि सूर्य का प्रकाश प्रवेश ना कर सके। यदि सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो अपने अपघट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए हम सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में रखते हैं। अब हम जैसे कि एक एग्जांपल और दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, सेम उसी तरह है कि जब हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये अपने अपघट में टूट जाता है। अब हम आते हैं कि क्या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत ही मतलब अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ, यानी कि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और तथा दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, परंतु बाहरी प्रभाव हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है, तो वह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब सही उसमें अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो हम आपको सिंपल बता देते हैं कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ, वियोजन अपक्रिया सुनिए, कि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है तथा दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है, लेकिन अगर बाहरी प्रभाव हटा लें तो वह पुनः अपने उसी मूल पदार्थ में फिर से बन जाता है, यानी कि वो सेम अपने ही पोजीशन में आ जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कह लेते हैं। यानी कि और जो वो अपघटन अपक्रिया होता है वो अपने मूल, अगर हम उसमें बाहरी प्रभाव हटा लें तो वह अपने मूल पदार्थों में नहीं आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और शायद अब आपको अपघटन और वियोजन अपक्रिया में डिफरेंस भी पता चल गया, हो सकता है कि इनके बीच डिफरेंस भी पूछ लें। अब हम आते हैं कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करे और स्वयं उसके स्थान पर ले ले, तब उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करे, यानी कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान ले ले, तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए उसे हम विस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया दोनों कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर Zn+H2SO4 करवाते हैं तो ये Zn यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और
उस पर आ जाते हैं, यानी कि Zn क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है। यानी विस्थापन अपक्रिया जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और वह स्वयं उसके स्थान पर ले लेता है। जैसे कि जो Zn है वो हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसके स्थान पर आ जाता है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि Zn क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है हाइड्रोजन की तुलना में। और अब इसमें बताया गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं। यानी पोटेशियम, मतलब इसके श्रेणी वाइज दिया गया है, ये आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन से ऊपर की श्रेणी में ये सब आते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोजन से ऊपर की श्रेणी में आया और हाइड्रोजन नीचे है, यानी कि जिंक इसका मतलब इससे अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए तो इसको विस्थापित कर पाया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस श्रेणी को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। प्लीज़ आप इस श्रेणी को नोट करके और आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये श्रेणी। अब हम आते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को उभय अपक्रिया भी कहते हैं। यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, उनमें मतलब वे खुद नहीं बदलते लेकिन उनके आयन क्या होते हैं, मतलब आयन क्या होते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तब उस अपक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और इसे हम उभय अपक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है AgNO3 प्लस NaCl, तो यहाँ पे AgNO3 और NaCl का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है NO3 जो है वो Cl को विस्थापित करके यहाँ पर आयन अपने AgCl, NO3 की जगह पर Cl आ गया है और Cl की जगह पर NO3 आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्विविस्थापन अपक्रिया हुई है। अब हम आते हैं कि अब हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, इसे आप लोग प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। तो ये अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि अगर हम कार्बन तथा ऑक्सीजन को मिलाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हम जब मिलाएंगे तो CO2 का निर्माण होगा, प्लस उसमें क्या होगी, 94 kg ऊष्मा निकलती है। 94 kg या फिर इसे केशियल इसका मात्रक होता है, इसमें निकलती है, कैलोरी में निकलती है। तो मतलब ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अब देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, इसे आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसके नाम से ही इसका मतलब डिफिनीशन लर्न हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जहाँ पर ऊष्मा निकलती है उत्पाद बनने के साथ साथ, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है
नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड में बनता है और इसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। अवशोषित होती है यानी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसे आपको लर्न रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे सिंपल ही और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब हम आते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कैसे हैं। रेडॉक्स अपक्रिया भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है एक ही रिएक्शन में, यानी कि एक ही रिएक्शन में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन। इस प्रकार की अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं। यानी रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, इस प्रकार की अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। सिंपल है। अब हम आते हैं ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। यानी कि इस अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी कि इसमें दिया गया है कि वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। इस प्रकार में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन का भी त्याग करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है। अब हम आते हैं अपचयन अभिक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अपचयन अपक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है लेकिन हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि उसमें उसका मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया का बिल्कुल अपोजिट अपचयन अपक्रिया। आपको दोनों रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया में अंतर मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन निकलते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसी के अपोजिट अपचयन अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं तथा हाइड्रोजन को भी क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम ऑक्सीकरण अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचार। अब इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट्स हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया उपचयन अपक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी क्या कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया को क्या कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे हम अपचायक कहते हैं। और अपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। समझ गए होंगे शायद आप लोग। अब आते हैं रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। शायद ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। रेडॉक्स अपक्रिया हो गया है। अब आते हैं हम संक्षारण, कोरिशन किसे कहते हैं, कोरोसिन किसे कहते हैं। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में
उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब धातुओं को वायुमंडल मतलब जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें होती हैं और उनमें नमी उपस्थित होती है वो धातुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। हम धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर हम धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखेंगे तो वायुमंडल से अभिक्रिया करके उनमें जो गैसें प्रेजेंट होती हैं उनसे अभिक्रिया करके ये अपने आप को क्या करने लगती हैं, नष्ट करने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के उपाय, मतलब संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं उसके उपाय दिए गए हैं। हम नमी से धातुओं को क्या रखें, नमी से धातुओं को दूर रखें, तेल लगा कर रखें, समय समय पर पॉलिश करें। अब हम आते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि जब वसा तथा तेल से जो खाद्य पदार्थ बने होते हैं उनमें ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो उनमें एक मतलब अरुचिकर यानी कि बहुत ही मतलब जो बिल्कुल पसंद नहीं होती है वो गंध आती है और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। शायद आपको हमारा जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स एंड शेयर प्लीज़।